स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू विद पंकज पे। आज हम लोग एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का ये बुक है जिससे मगध साम्राज्य से आगे देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो डाला जा चुका है जिसमें आपका सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म ये सब कंप्लीट कराया जा चुका है। तो वो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए मगध साम्राज्य यानी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा से शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ताकि आगे जब वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, तो मतलब ये पढ़ना आपको किसी अन्य बुक में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का मतलब हो गया था उत्कर्ष होना। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे वास्तविक, तो ये बिंबिसार थे। लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व तक के ये गद्दी पे रहे थे। फिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद जो था उसका नाम क्या था, तो अस्मक या अस्सक। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। 16 महाजनपद में एकमात्र यही था जो दक्षिण भारत में स्थित था और गोदावरी नदी के तट पर था। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश का मतलब किस राजवंश का शासन हुआ, तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, तो उदयन ने। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से विशेष संबंधित है, तो उज्जैन से। उदयन का एक कथा है वासवदत्ता की कहानी, तो ये उज्जैन से संबंधित है। फिर सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक कौन था, तो घनानंद था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य था, एक जीवक नाम था। उसने वो किसके दरबार में मतलब रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था जीवक। फिर प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास की आकृति कैसा है, तो अर्धचंद्राकार है। मगध के कौन शासक जो है वो अपने राज्यारोहण के लिए पिता की हत्या एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये अजातशत्रु था। ये बिंबिसार को मारा था और बिंबिसार मतलब इसका पिता था और इसको मारा था उदयन। सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था तो वो झेलम नदी के तट पर। फिर आगे देखिए कि किस शासिका को परशुराम का दूसरा अवतार कहते हैं, तो महापदम नंद को कहते हैं, महापद नंद को परशुराम का दूसरा अवतार। अब 16 महाजन पद है, उनकी राजधानी देख लीजिए। जैसे अंग की राजधानी चंपा, और चंपा को प्राचीन नाम है मालिनी बोलते थे और ये मुंगेर क्षेत्र में आता है। फिर देखिए मगध की राजधानी गिरिब्रिज, ये राजगीर में आता है। मल्ल के कुशानीरा या पावापुरी, ये देवरिया गोरखपुर क्षेत्र में है। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल के श्रावस्ती या अयोध्या, इसको फैजाबाद के अंतर्गत। पांचाल के उत्तरी पांचाल या फिर उत्तर पांचाल के कहेगा तो अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल के कहेगा तो कामपिल्य। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। मेरठ, ये दक्षिण पूर्व हरियाणा की ओर है। वज्जी के विदेह और मिथिला। मत्स्य के विराटनगर जो जयपुर में है। वत्स के कौशाम्बी, ये इलाहाबाद और बांदा में है। सुरसेन के मथुरा। चेदी के सोथिवती जो शक्तिमती। अस्मक के पोतन या पोटली। अवंती के उत्तरी अवंती यानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती यानी माहिष्मती। फिर गांधार का राजधानी तक्षशिला, ये पाकिस्तान में है। कंबोज के हाटक जो राजपुर कश्मीर में पड़ता है। वज्जी और मल्ल जहां महाजनपद जो है यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था था, ये याद रखिएगा। फिर हर्यक वंश के अंतिम शासक बता दो, तो ये नागदशक था। उज्जैन के प्राचीनतम नाम तो अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखक था, उसने ग्रीक लेखक किस शासक का उल्लेख अग्रमीज और जैंद्रमीज नाम से हुआ है, तो घनानंद को हम लोग अग्रमीज या जैंद्रमीज के नाम से उल्लेख किए हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि सिकंदर जो है उसके समकालीन यूनानी लेखक का विवरण तो कौन कौन। पहला आरिस्टिबुलस, दूसरा ओनेसिक्रेटस और तीसरा निरयाकस। और आरिस्टिबुलस जो था ये युद्ध का इतिहास लिखा था। ओनेसिक्रेटस इस सिकंदर की जीवनी लिखा है और निरयाकस ये स्ट्रैबो और एरियन विवरण के बारे में दिया है। ये इतना ईस्वी में आया था, देख लीजिए 27 से 26 ईबी, 27 से 26 ईसा पूर्व, ये भी इतना तीनों साथे आया था सिकंदर के साथ में। ये देखिए और अरिस्टिबुलस तो ये एरियन और प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया है।
इसके बारे में। ये जहाजी बेड़े का चालक था ओनेसिक्रेटस। सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था निरयाकस। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, ये दोनों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगर पूछेगा कौन सा बौद्ध ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय। अगर पूछेगा कौन सा जैन ग्रंथ में, तो भगवती सूत्र। आगे देखिए अब मौर्य साम्राज्य। तो यहाँ है कि मतलब वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन स्थापित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बड़े स्तर पर भारतीय साम्राज्य बनाया था ये चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, तो विशाखदत्त में। फिर कौटिल्य के लिखल पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसमें है क्या, तो शासनों के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है और मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। फिर बुलंदी बाग नामक प्राचीन संस्था कहाँ है, तो ये पाटलिपुत्रा में है। फिर मैकेया वाली की एक पुस्तक था द प्रिंस। इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। फिर पाटलिपुत्र का जो चंद्रगुप्त का महल है, ये लकड़ी का बना हुआ था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो उसको किस भारतीय राजा ने हरा दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। पढ़े हैं ना कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। अलेक्जेंडर माने सिकंदर। अब आगे देखिए, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तु, मीठी मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक, तीनों चीज़ के मांग किया था। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था, दार्शनिक नहीं भेजा था। जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य में आया था ना, तो इसके बाद बिंदुसार बना, तो बिंदुसार भी मांगा था तीनों चीज़, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा, 2 चीज़ भेज दिया था। कुम्हरार नामक स्थल, ये मतलब कहाँ का है, पाटलिपुत्र के अवशेष है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया, तो अशोक ने किया था। फिर सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है, तो जस्टिन ने किया है। यानी सैंड्रोकोटस और सिकंदर के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुआ था, ये बात उल्लेख जस्टिन किया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों को किस शासक ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को। अब मौर्यकालीन अधिकारी जो क्या कहलाते थे, या मौर्यकालीन तीर्थ, तो तीर्थ की संख्या देखिए 18 था। मौर्य में सबसे ऊंचे स्तर पर जो रहते थे ना अधिकारी, उसको तीर्थ कहते थे। और ये तीर्थ कै गो था अर्थशास्त्र में, तो 18 गो था। मेरा में पहला देखिए, मंत्री और पुरोहित कोची है, तो ये प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी है। ये राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। फिर राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या कोषाध्यक्ष, ये सन्निधाता कहलाता था। फिर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री, ये समाहर्ता कहलाता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष, ये मंत्री परिषदाध्यक्ष कहलाता था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ये प्रदेष्टा कहलाता था। और दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, ये व्यवहारिक कहलाता था। सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष, ये नायक कहलाता था। और सेना अध्यक्ष यानी सर्वोच्च सेना मतलब सैन्य कमांडर, ये सेनापति कहलाता था। अंतर्वार्षिक, ये सम्राट का अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी कहलाता था। फिर कर्मांतिक, ये उद्योग धंधा और कारखाना का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष था कर्मांतिक। प्रशासता, ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला था प्रशासता। फिर दंडपाल, तो ये सैन्य सामग्री को प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, तो ये देश के भीतर दुर्ग का प्रबंध करेगा। अंतपाल, तो ये सीमावर्ती दुर्ग का रक्षा करेगा। आटविक, तो ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। दोवारिक, तो ये राजमहल का प्रबंध और देखरेख करने वाला अधिकारी हो गया। नागरक, ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। अब ये देख लीजिए कि पौतवा अध्यक्ष है वो था मौर्य काल में, तो ये माप तौल का एक काम होता था इसका। फिर गुर्जरा, मास्की और नेटूर, उद्गोलम, ये चारों अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोके है। ऐसे गुजरा और मास्की ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखिए कि किस मौर्य दक्कन के विजय के कौन किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य किया था।
फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये रुद्रदामन के जौनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक के था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में चले गए थे और वहाँ फिर जा करके जैन विधि से मतलब उपवास विधि से सोचिए कि प्राण त्याग दिए। इसको सलेखना का विधि कहते हैं। इसमें होता क्या है कि समुद्र में जा करके और मतलब बिना अन्न जल ग्रहण किए खड़ा तपस्या करते हुए अपनी जान दे देता है। अब आगे देखिए, मगध साम्राज्य में रज्जु कौन था? तो ये मौर्य मतलब शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जु कहते थे। फिर आगे, ब्राह्मी लिपि में का पहला पहचान किस मतलब उत्कीर्ण अक्षरों से? तो पत्थर की पट्टियों पर हुआ था। फिर सम्राट अशोक का शिलालेख साहबजगढ़ी, ये कहाँ से है? तो ये पेशावर पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेख में जो भाषा प्रयुक्त हुआ है प्राकृत हुआ है। अशोक के अब शिलालेख देखिए, तो अशोक के शिलालेख में पहले धौली वाला देखिए, तो इसका खोजकर्ता कीटो, ये खोजकर्ता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे पहला यही था जो 1837 में खोजा गया था ना। फिर भाबरू शिलालेख है अशोक से है। फिर बाराबर और नागार्जुनी गुफा है, दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, मानसेहरा है, कालसी है, फिर रुमिनदेई है, जौगढ़ है, गिरनार है, फिर साहबजगढ़ी है, इलाहाबाद स्तंभ लेख है, मास्की है, निगाली सागर रामपुरवा है, सारनाथ स्तंभ है। इस तरीके से इतना था। अब यहाँ देखिए, अशोक अपने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था। इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रियदर्शी से। ये बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन मतलब अपना हिंदू धर्म भी आस्था नहीं खत्म हुआ था। जैसे देखिए, देवनाम प्रिय नाम है तो इसका मतलब देवों का प्यारा, ये उपनाम से पता चलता है। प्राक अशोक जो है ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका के अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ के निर्माण अशोक करवाया था। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शासक जो अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया तो अशोक था। अभिलेख के माध्यम से मतलब शासन का आदेश जारी करता था, अभिलेख लिखवा देता था और बाहर सटवा देता था। फिर आगे कौन सा मतलब स्तंभ है जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट? भाबरू स्तंभ राजस्थान वाला में। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के जो शिलालेख है वो सबसे पहले कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक कौन मतलब अभिलेख में धम्म मात्र की नियुक्ति की बात करता है? तो 5वां शिलालेख में, 5वां में धम्म महामात्र की नियुक्ति की सूचना मिलता है। फिर गुर्जरा शिलालेख, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। फिर मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मेन स्रोत था, तो कौन अधिकारी इसको एकत्रित करता था? सीताध्यक्ष। ये भूमि कर यही जमा करता था, सीताध्यक्ष। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप है, वो कौन बनवाया है? अशोक के। फिर देखिए, मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के राजकीय संबंध थे। यानी मौर्य वंश के जो शासक थे उसका संबंध सीरिया और मिस्र के साथ भी था। फिर यहाँ देखिए कि उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख के वो मतलब कहाँ से? तो कालसी जो है शिलालेख ये उत्तराखंड से है। फिर आगे देखिए कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य में। अब यहाँ देख लीजिए अधिकारी और विभाग, जैसे सीता अध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था, आकराय अध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष था, लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का अध्यक्ष था, शुल्काध्यक्ष ये व्यापारिक कर का प्रधान था, और मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था, संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्ग का अध्यक्ष था। सब नाम से, सीता मतलब कृषि, अकरा मन खान, लक्षणा मन मुद्रा, शुल्का मन व्यापारिक कर, मुद्रा मतलब पासपोर्ट, संस्था मतलब व्यापारिक मार्ग का अध्यक्ष। ये एक और देख लीजिए कि मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और सांव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहते थे। यानी व्यापारी के जो नेता होता था उसको सार्थवाह कहते थे। अब व्यापारी के संगठन था ये दोनों, संभूत समुत्थान और सांव्यवहारिक। अब यहाँ देखिए कि गुप्तचर व्यवस्था में प्रथम विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में है। यानी गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य काल में किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधि का वर्णन? तो इंडिका मेगास्थनीज में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय कौन धर्म अपना लिया था? जैन धर्म।
और सलेखना विधि से प्रांत त्यागा था। फिर कौन सा स्थान मौर्य काल के शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है? तो तक्षशिला है। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का था। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मै कहा गया है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। भाग और बलिकर ये राजस्व के स्रोत है। गिरनार क्षेत्र में एगो झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ ये अशोक के रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी वाला से और प्रयाग स्तंभ से कि कारुआकी दान देती थी, और रानी का अभिलेख भी इसी को कहते हैं, कारुआकी मतलब कौशाम्बी वाला को। अब यहाँ देखिए, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति? तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी जो है उसके लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। कलिंग युद्ध का विजय तो 13वां शिलालेख में। फिर अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है? सातवाहन का खाली उल्लेख नहीं है अशोक के अभिलेख में, यानी इसके अलावा जो भी है जो सभ्य में है, सभ्य दक्षिणी राज्य का है, सातवाहन का नहीं है। अंतिम मौर्य सम्राट तो बृहद्रथ। मौर्य का जो जल संसाधन व्यवस्था था, तो ये जल संसाधन मौर्य में कौन मतलब अभिलेख से? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक के समकालीन मिस्र के राजा कौन थे? अलेक्जेंडर थे। यहाँ देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो ये था सीरिया और बेबीलोन का, यानी अफगानिस्तान ही दान में दिया था, या मतलब इसको जीत गया था इससे तो दे दिया था। सेल्यूकस निकेटर दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? सीरिया का। फिर अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि कौन धारण किया है? दशरथ। अशोक की उपाधि देख लीजिए, अशोक नाम मास्की अभिलेख शिलालेख में है। देवनामप्रिय ये गुर्जरा शिलालेख में है। अशोक मौर्य ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में है। प्रियदर्शी राजा ये बराबर गुहा लेख में है। प्रियदर्शी राजा मगध ये भाब्रू बैराट लघु में है। प्रियदर्शी राजा ये कंधार वृहद शिलालेख और दीपवंश महावंश में मिलता है। फिर और आगे देखिए, हाँ कहाँ थे यहाँ, प्रियदर्शी राजा। अब अशोकवर्धन ये पुराण मतलब पुराण में मिलता है। पूछता है कि अशोक का नाम अशोकवर्धन किस में मिलता है? तो पुराण में। राजा अशोक तो ये नेटुर शिलालेख में। राजा अशोक देवनामप्रिय ये उद्गोलम लघु शिलालेख में। अब देखिए है कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ मतलब विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला, यानी तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था कौन? अशोक। अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य। यानी अपने ऊपर जो आश्रित बच्चा है या पत्नी है उसकी समुचित व्यवस्था बिना किए हुए अगर आप भिक्षु बनते हैं तो उसके लिए दंड था, कौटिल्य प्रदान किया था। ठीक है कि आप अपना अगर आपके बच्चे हैं और आपकी पत्नी है तो उसका व्यवस्था कर दीजिए, उसके बाद बौद्ध भिक्षु बनिए। ये था बौद्ध भिक्षु या जो भी भिक्षु। फिर खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा से हुआ है। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्यों के बाद भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्टेरियन शासकों का हुआ था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का काम कौची था? तो सिक्का का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था तो ये बिंदुसार था। मौर्य काल की मुद्रा, तो इस काल में चांदी और तांबा के सिक्कों का उल्लेख है। चांदी के सिक्का 4 प्रकार के, पन, अधपन, पाद और अष्टभाग। तांबा के सिक्का भी 4 गो, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी।
मतलब मौर्य काल में मुद्रा मतलब चांदी के भी 4 गो, तांबा के भी ऐसे। यहाँ देख लीजिए कि अशोक जो है राज्याभिषेक के 8वां वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी 269 में कर हुआ था ना, तो 261 में किया था। अब मौर्योत्तर काल देखिए, मौर्यों के बाद तो सिमुक जो है इस सातवाहन के संस्थापक है। आंध्र सातवाहन के मतलब जो राजा था वो कौन पुराण में मिलेगा? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी तो अमरावती में है। सातवाहन के सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणुकंटक स्वामी की उपाधि धारण किया था तथा वेनकटक नामक नगर भी बसाया था। और वेदों का आश्रय मतलब इसी को कहते हैं, वेदों का आश्रय कहा गया है। पहले तो वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण किया और एगो नगर भी बनाया था वही नाम से। कौन? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक तो 78 ईस्वी में, शक संवत में शुरुआत। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में मतलब सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्कों को किसने जारी किया? तो कुषाणों ने। विक्रम संवत और शक संवत में कितना के अंतर है? तो 135 साल का। फिर मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन है। मौर्य के बाद अगर दक्षिण भारत में कोई प्रभावशाली हुए तब। शुंग वंश के बाद कण्व वंश। कनिष्क ने कौन चीनी जनरल को पराजित किया था? पांचाऊ को। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैला हुआ है? तो कुषाण वंश के। इंडिया से बाहर भी फैला हुआ था, मतलब हाँ इंडिया से बाहर था, हाँ भारत के बाहर कुषाण वंश के। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व देता है लगभग में। अब यहाँ कलिंग नरेश खारवेल को किस वंश से है? तो चेदी वंश से है। पहला ईरानी शासक तो डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए है बामियान। मातृदेवी उमा का नाम मिलता है कुषाण शासक के। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उमा नाम के एगो मातृदेवी कुषाण शासक के सिक्का पर। फिर चतुर्भुजी विष्णु यानी 4 भुजा वाला विष्णु, ये भी कुषाण के सिक्का पर। हुविस्क ने चलाया था, लेकिन कुषाणे वंश के था ये भी, हुविस्क ने चलाया था। अब बुद्ध के अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो ये कनिष्क के। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन? तो कार्तिकेय का। यानी यौधेय सिक्का था, उसका मतलब कार्तिकेय भगवान का मतलब उसमें चित्र था। फिर भारतीय और यूनानी कला जो शैली है उसके सम्मिश्रण को गांधार शैली कहते थे। प्राचीन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से था? तो महायान यानी बौद्ध संप्रदाय से था। फिर यहाँ देखिए शुंग वंश ने हत्या करके सत्ता हथियाया और अंत भी हत्या से ही हुआ, इसको भी कोई मार के बैठा। फिर देखिए कण्व वंश बैठा था मार के। फिर यहाँ देख लीजिए कि भारत और यूनानी शासकों में किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सुरक्षित है? तो मिनांडर का। ये देखिए कि मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी हिंद यवन, ये हो गया कि बैक्टीरिया अफगानिस्तान के मूल निवास, इसमें शासक मिनांडर और मिलिंद साकली सब। इसकी राजधानी जो है वर्तमान सियालकोट में है। 190 ईसा पूर्व में इसका मतलब आया था आगमन। फिर शक आया तब पहलव आया तब कुषाण आया। तो देखिए शक आया था 90 ईसा पूर्व में, अब पहलव आया पहली सदी के अंत में आई, कुषाण 15 ईस्वी के लगभग। शक जो था सीरिया ईरान के था, और पार्थियाई भी पार्थिया ईरान के था, और कुषाण तो चीनी तुर्किस्तान के था। शक के शासक था नहपान, और पार्थियोई के शासक था पहलव के गोंडोफर्निज, और कुषाण के कनिष्क प्रसिद्ध में। अच्छा, शक जो था ये महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। पहलव जो है ये बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्का मिलता है। कुषाण ये उज्जैनी वर्तमान उज्जैन और पुरुषपुर यानी वर्तमान पेशावर में है। आगे देखिए कि आक्रमणकारियों का क्रम, तो हिंद यवन के बाद शक, तब पहलव, तब कुषाण। सबसे पहले सोना के सिक्का जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसेस को है।
अब हम लोग देखेंगे गुप्त काल। तो गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त। नगर के क्रमिक पतन, तो ये गुप्त काल की विशेषता है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग से, तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश की अवधि किस शासन किया था, 275 से 550 तक की गुप्त वंश था। भारत का नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जो परम भागवत की उपाधि धारण किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण किया था परम भागवत की। गुप्त संवत कौन चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन गुप्त राजा, एक अन्य नाम देवगुप्त था, तो देवगुप्त के नाम से विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते थे। फिर आगे, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से, तो गुप्त काल में एगो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, यहीं से। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये प्रयाग प्रशस्ति इसको बोलते हैं। तो इस समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य अभियान से विषय में जानकारी मिलता है। फिर कौन गुप्त शासक सबसे पहले सिक्का जारी किया, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम सिक्का जारी किया था सबसे पहले, याद रखिएगा। फिर गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार कहलाता है। दिल्ली के जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसके स्मृति में बनाया गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में। किस शासक को शक विजेता, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहते हैं। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधि, तो श्रीगुप्त को हम लोग आदिराज या महाराज कहते हैं। सबकी उपाधि देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीगुप्त को आदिराज या महाराज, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक, कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त को शक्रादित्य या शक्रोपम, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज। चलिए अब आगे चलते हैं। महेंद्रादित्य कुमार गुप्त याद रखिएगा, और श्रीगुप्त आदिराज और महाराज। अब पराक्रमांक था ये ना समुद्रगुप्त। अब गुप्तकालीन अधिकारी देख लीजिए। तो इसमें सेना के सर्वोच्च सेनापति को महासेनापति कहते थे। फिर अगर सेना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रधान अधिकारी है तो रण भांडा, मतलब रणभूमि होता है ना, तो रण भांडाग्रिक है वो। रणभूमि में मतलब कुछ आवश्यकता होगा तब वो होगा। फिर युद्ध और शांति का प्रधान, तो महासंधि विग्राहक। राजकीय कोष का प्रधान, तो महाभांडागाराधिकृत। अभिलेख विभाग का प्रधान, अक्षपटलिक अभिलेख विभाग का। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान, सर्वाध्यक्ष। राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, महाप्रतिहार। भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान, ध्रुवाधिकरण। दान विभाग का प्रधान, अग्रहारिक। सेना का सेनापति, तो ये महाबलाधिकृत। न्यायाधीश, तो ये महादंडनायक। पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी, दंडपाशिक। और शिक्षा अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक। फिर गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो सुश्रुत। आयु विज्ञान के लिए सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से रिलेटेड है, तो छनपक, फलित ज्योतिष से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, 375 से 415, ये एक स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों के आश्रयदाता भी था। इसके दरबार में 9 गो समूह के नवरत्न रहते थे, जिनमें कालिदास था, धन्वंतरी था, छनपक था, शंकु था, वेताल भट्ट था, अमर सिंह था, घटपर्कर था, वारामिहिर था, वर रुचि था। ये सब विद्वान था एक घर में। विक्रमादित्य में छनपक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटपर्कर, वारामिहिर और वर रुचि। छनपक अभी देखे हैं कि फलित ज्योतिष से है। फिर शक और गुप्त वंश के बीच कितना का अंतर है, तो 242 का। शक था 78 ईस्वी, आई है 319, तो दोनों जोड़ के एक घटा दीजिएगा, 320 है लगता है। गुप्त संवत वो अंतर पूछ रहा है तो इसको घटा दीजिए जी, 78 घटाइएगा तब आएगा ये एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 320 ईसा पूर्व, या 319 और 320 दोनों देता है, तो घटाइएगा तो इसमें आ जाएगा आपका 242। आगे देखिए, गुप्तकालीन जो चांदी मुद्रा था उसका नाम रूपक था, चांदी के सिक्का। कुमार गुप्त
कालीन मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी में है, किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तंतुवाय श्रेणी। कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख था वो उसमें। फिर मध्य प्रदेश के रीवा जिला एगो है, वहाँ सुपिया का लेख में गुप्त वंश के घटोत्कच वंश कहा गया है। यहाँ देखिए कि गुप्त काल के कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण सामंतवाद का शुरुआत है। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण, तो ये क्षेत्र मतलब हो गया कि जैसे खेती करने योग्य रहेगा तो क्षेत्र बोलेंगे, घर बसाने योग्य रहेगा तो वास्तु, और जो भूमि खेती योग्य नहीं होगा वो खील हो जाएगा, और जंगली भूमि अपरहत, अब पशु के लिए चरने वाला छोड़ा गया तो चारागाह हो जाएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे है मतलब किस शासक, हाँ चलिए शुरू करते हैं। किस शासक ने 4 गो अश्वमेध यज्ञ करवाया है? तो प्रवर सेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है। ईंट से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर ये बिठूर कानपुर में है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था यही कुमारगुप्त, और नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना कुमारगुप्त करवाया है। सोचिए, कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस देख लिए थे ना, 4 गो अश्वमेध यज्ञ प्रवर सेन। अब यहाँ देखिए कि गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी, मतलब पैठन का मतलब पैठन जो जगह है प्रसिद्ध था, ये व्यापारिक मंडी था इसलिए। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल में ही शुरू हुआ, और इसको पहले शतरंज नहीं चतुरंग कहते थे। 4 दने मतलब ऐसे बैठल हो, चतुरंग बोलते थे उसको। और भारत से यह ईरान एवं फिर यूरोप पहुंच गया शतरंज, गुप्त काल में था। गुप्त काल में कौन बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जहाज रवाना होता था? तो ताम्रलिप्ति से। फिर फाहियान जो चीनी यात्री था, ये भारत की दशा का वर्णन किया है गुप्त काल में। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पुराना प्राचीन मंदिर किसका है? तो ये हिंदू देवी देवता से, और पुराना भी, तो ये हो जाएगा गुप्त काल का है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य ऐरन अभिलेख से मिलता है, ये 510 ईस्वी का है यह अभिलेख। गोपराज नामक सेनापति के स्त्री का सती होने का उल्लेख है इसमें। फिर गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता है? तो रेशमी कपड़े का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? समुद्रगुप्त है। गणराज्य खत्म हुआ इसी के अथी में। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप अजंता में। विशाख दत्त के एगो पुस्तक है या नाटक है देवी चंद्रगुप्तम के उसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या किया था। रामगुप्त को मार के और चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था गद्दी पर। इसका पढ़े थे कि मतलब रामगुप्त अपनी हार गया था कोई राजा से, और मतलब अपनी पत्नी को देने के लिए भी तैयार हो गया था, तो इसीलिए फिर रामगुप्त की हत्या कर दिया और उसकी पत्नी से ही विवाह कर लिया था। आगे देखिए, किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त, यानी मिलावट ज़्यादा रहता था स्कंदगुप्त में, सोना के सिक्का वाला में। यहाँ देखिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्रियां और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? तो शकों पर विजय के कारण। फिर किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? प्रयाग अभिलेख में। यहाँ देखिए, हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय भी प्राप्त किया था। फिर गुप्त काल में श्रेणी की सबसे बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी उसको क्या कहते थे? निगम कहते थे। अग्रहार का मतलब क्या हो गया? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान, ब्राह्मण को जो दान में दे देंगे वो। फिर विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफा का निर्माण किस काल में? तो गुप्त काल में। वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में? तो विष्णु के सम्मान में। गुप्त साम्राज्य का समकालीन राजवंश देख लीजिए, जैसे वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति, सर्वसेन भी बाद में था। फिर नाग राजवंश के
तो ये भवनांग, ये सब गुप्त काल के ही टाइम में बना था। त्रैकुटक राजवंश के इंद्रदत्त, हून के तोरमान, सालकायन राजवंश के देववर्मन, विष्णुकुंडिन राजवंश के विक्रमेंद्र प्रथम और माथुर राजवंश के अच्युत। ये सब आपका नया नया है, याद रख लीजिए। जैसे वाकाटक तो मिल जाएगा आपको कहीं भी, फिर हून मिल जाएगा, लेकिन और सब जो है जैसे नाग के भावनाग, त्रैकुटक के इंद्रवत, सांकलायन के देववर्मन, विष्णुकुंडिन के विक्रमेंद्र प्रथम और माथुर के अच्युत, ये सब नहीं मिलेगा, इसी में दिया हुआ है। अब देखिए, कलहन के अनुसार जो अशोक ने अपने 7वां साल कश्मीर को जीता था, अशोक कश्मीर को 7वां साल जीता था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। आगे चलिए, गुप्तोत्तर काल। इसमें देखिए है कि गुर्जर प्रतिहार वंश था, तो एक संस्थापना नागभट्ट प्रथम किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग किया था। फिर गुप्तोत्तर काल में भारत का मुख्य मतलब आयात जो कौची के मतलब खरीदता था, बेचता था। आयात मैंने कौची होता है, आयात में खरीदता था, वो आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना, तो घोड़ों का आयात करता था। फिर मौखरी शासक की राजधानी कन्नौज था। हर्षवर्धन अपने शासनकाल में कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था। बाल विवाह की प्रथा ये कुषाण काल में शुरू हुआ। फिर प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते हैं। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में ना, छोटा छोटा जो शादी नहीं हो जाता है बाल विवाह, उसी को बोलते हैं, वो कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। विदक भागम माने सिंचाई आप होगा तो उसका टैक्स लेगा। फिर हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति के अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ और अधिकारी देखे, जैसे सेनापति को सिंहनाद, अश्वसेना के प्रधान को कुंतल, हस्त सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त और नागरिक प्रशासन के प्रमुख सामंत या महाराज। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए था, तो लोहा के यंत्र और उपकरण हेतु था। वारंगल लोहा के यंत्र या उपकरण हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल जगह है तो ये लोहा के उपकरण बनता था। फिर पुराण के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों के मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर है, चंद्रवंशीय शासक का। हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल 606 से 641। सम्राट हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। बाणभट्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाला है, यानी बम्बई के था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के। लेकिन नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, यानी हर्ष को हराया था ना पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में है। हेवन सॉन्ग जो राजा थे तो ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। नारियल की खेती सातवाहन से शुरू हुआ है, यानी दक्षिण भारत में ये वाला है ना, दक्षिण भारत का ही राजवंश है, हाँ, तो सातवाहन से है। फिर आगे देखिए, कौशेय शब्द ये रेशम के लिए है। कौशेय शब्द गुप्तोत्तर काल में मुख्य प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। हेवन सॉन्ग भारत यात्रा किया था तो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था, ग्राम सभा में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने किया था, तो हेवन सॉन्ग। इसी को मतलब यात्रियों का राजकुमार और पंडित, नीति पंडित ऐसे कुछ कहते थे ना, तो ये मतलब भीनमाल गया था, यानी भीनमाल की भी यात्रा किया है हेवन सॉन्ग। चीनी यात्री इत सिंह 672 में बिहार का भ्रमण किया था। 75 तक इंडिया में आया था, तो मतलब 72 में बिहार आया था। हर्ष के 3 नाटक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों यही लिखा है हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया बख्तियार खिलजी। फिर किसके काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नया प्रकार के सामाजिक संरचना भारत में प्रसार हुआ, तो उत्तर गुप्त काल में। उत्तर गुप्त काल में ही जजमानी व्यवस्था शुरू, मतलब चीन में जो भेजा था दूत से, देखिए तो हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश के था। फिर नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के था। चीन में दूत भेजा था नरसिंह द्वितीय भी, पल्लव वंश के नरसिंह द्वितीय, पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन और कन्नौज नरेश यशोवर्मन भी भेजा है।
और चोल के कुलोत्तुंग प्रथम भी भेजा है। अब यहाँ देख लीजिए कि मौर्य जो बनाया था सुदर्शन झील काठियावाड़ में, तो इसका जीर्णोद्वार शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। अब प्राचीन स्थापत्य कला देखते हैं। जैसे खुजरोहो का मांगतेश्वर मंदिर बना था, मातंगेश्वर मंदिर, तो इस शिव को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफा ये कन्हेरी महाराष्ट्र में है। पालिताना मंदिर ये भावनगर में है। त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा को जानते हैं। एलिफेंटा जो मंदिर है ना, वो त्रिमूर्ति के नाम से। खुजरोहो का मंदिर जो है हिंदू जैन से संबंधित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। एलोरा के शैलकृत और गुफाएं ये हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से है। पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल काठमांडू में है। बौद्ध गुफा मंदिर ये जनता महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफा महाराष्ट्र ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। नैमी सारण्य ये सीतापुर जनपद यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध नैमी सारण्य सीतापुर यूपी में पड़ता है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य ये कैलाश मंदिर एलोरा को मानते हैं। पत्थर से जो काट के नहीं बनाया गया मंदिर, वो एलोरा वाला कैलाशनाथ शैलकृत देख रहे हैं। आगे देखिए, एलिफेंटा के जो शैलकृत मंदिर है तो उसको स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासक को है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। फिर एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट के राजा था कृष्ण प्रथम, वो बनवाया था। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर ये अंकोमोडिया में है। राष्ट्रकूटों का संरक्षण कौन धर्म के संरक्षण किया था, तो ये जैन धर्म के किया था। लेकिन मंदिर बनवैले है ये शिव मंदिर भी, सोचिए एलोरा वाला जैन धर्म के संरक्षण दिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर ये नरसिंह देव वर्मन बनवाया है। ब्लैक पैगोडा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर का पुरी मंदिर ये नागर शैली में निर्माण हुआ है। उत्तर भारत में नागर शैली चलता था, तो ये उत्तर के करीब में लगभग, दक्षिण में तो है नहीं भुवनेश्वर, तो इसीलिए पुरी मंदिर नागर शैली। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का मतलब क्या हो गया कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम माने यही होता है कि तोरण के ऊपर बनेगा अलंकृत या मतलब बहुमंजिला भवन भी ऊपर में बनेगा, उसी को बोलते हैं गोपुरम। ये द्रविड़ शैली में बनता था गोपुरम। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर था। चट्टान को काट करके महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों ने बनवाया है, तो पल्लव। महाबलीपुरम के मंदिर भी चट्टान कट के बना है। तक्षशिला नगर देख लीजिए, ये 2 नदी सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। फिर दिगंबर, कौन सा दिगंबर, ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ है, यानी जैन का तीर्थस्थल है सोनगिरी, तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर विरूपाक्ष मंदिर तो ये हम्पी कर्नाटक में है। शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ यानी उत्तराखंड में, शारदा मठ द्वारका में, और गोवर्धन मठ पुरी में, और वेदांत मठ श्रृंगेरी में बनाया था। फिर आगे चलिए, भारत के सांस्कृतिक विकास इतिहास के संदर्भ में पंचायतन क्या है, तो मंदिर रचना शैली है। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर ये राजेंद्र चोल ने बनवाया है। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली का है। बोरोबुदुर का जो मंदिर है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। एरन का विष्णु मंदिर तो ये एरन सागर जिला एमपी में आपका पड़ जाएगा। फिर भुमरा का शिव मंदिर तो ये भुमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में ही भी पड़ता है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर तो ये सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर एमपी में पड़ता है। नचना कुठार के पार्वती मंदिर तो ये नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर तो भीतरगांव कानपुर जिला यूपी में पड़ता है। पिपरिया का विष्णु मंदिर तो ये पिपरिया सतना जिला एमपी में पड़ता है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो ये देवगढ़ ललितपुर यूपी में पड़ता है। अब माउंट आबू पर स्थित जो जैन धर्म है उसका प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिला में अवस्थित है। अब दक्षिण भारत के हम लोग देख रहे हैं वंश, जरा में संगम युग भी है। जरा में चालुक्य वंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को मानते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, चोल वंश। मामल्लपुरम के जो रथ मंदिर बना है पल्लव शासकों ने बनवाया है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाया है। पांड्य राज्य तो ये मोती के लिए प्रसिद्ध था।
जितना पांड्य राज्य था न वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। फिर चोल काल में नटराज कांस्य मूर्ति, ये चतुर्भुज है, उसका देवता जो है न नटराज के कांस्य मूर्ति का, वो चतुर्भुज देवाकृति है। फिर दक्षिण भारत के चोल काल के स्थापत्य में विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस में है? तो ऐहोल उत्कीर्ण अभिलेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत है? तो ये कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में चोल का राज्य। फिर किस राजवंश के शासक जो है अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल के ऐसन में था, चोल में ऐसा सिस्टम था कि राजा अपने रहते हुए दूसरा राजा को घोषित कर देता था। चोल साम्राज्य जो है अंततः किसने किया था? मलिक काफूर इसको ख़त्म किया है। अब संगमकालीन के कुछ पुस्तक है, जैसे तिरुक्कुरल या कुरल के एक रचना कौन किया है? तिरुवल्लुवर ने। आहनानूर के रचना कौन किया है? रुद्र शर्मन ने। तुलक्कापियम के तुलक्कापियर ने। जीवक चिंतामणि के तिरुकदेवर ने। शिल्पाधिकारम के इलंगो अडिगल ने। मणि मैखले के सिले सतनार ने। अब मरु गरुपाद्य के नक्कीकर। एरा में दू गो समझिए, ई आहनानूर के रुद्र शर्मन, फिर उसके बाद मरु गरुपाद्य के नक्कीकर। ये दू गो नया टाइप से लग रहा है। यहाँ देख लीजिए प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक, जैसे चोल वंश के तंजौर और संस्थापक कौन है? विजयालय, यानी चोल के विजयालय तंजौर ऐसे बोलिएंगे। पल्लव के सिंह विष्णु और कांचीपुरम। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग मान्यखेट। होयसल के विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। काकतीय के बिट्टा प्रथम अमकोंड। गंगवंश के वज्रहस्त पंचम और कुवलाल तलकाड़। राजधानी हो गया गंगवंश की राजधानी कुवलाल या तलकाड़। पाल वंश के गोपाल और मुंगेर। सेन वंश के सामंत सेन और लखनौती। पांड्य वंश के नेडियोन और मदुरै। गुर्जर वंश के नागभट्ट प्रथम और कन्नौज। चालुक्य वंश के तैलप द्वितीय है, कल्याणी वाला के, और इसका राजधानी कल्याण या मान्यखेट। फिर वातापी के एगो चालुक्य है, तो एक राजधानी वातापी, लेकिन जयसिंह प्रथम है। वातापी के चालुक्य के जयसिंह प्रथम है, कल्याणी वाला के तैलप द्वितीय। अब बेंगी वाला के विष्णुवर्धन हो जाएगा। अब गढ़वाल वंश के चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम, राजधानी अनहिलवाड़। परमार वंश के उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। कलचुरी वंश के कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। चौहान वंश के वासुदेव, राजधानी अजमेर या अहित क्षेत्र। चंदेल वंश के नुन्नू, खजरोहो या महोबा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में है। फिर चोल के अधीन जो ग्राम प्रशासन था उसका बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? उत्तर मेरूर में है। फिर किसके कार्यकाल में चीन 72 व्यापारी भेजे गए थे? चीन में 72 व्यापारी, तो कुलोतुंग प्रथम में। बंगाल के खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। ये बंगाल के खाड़ी को चोल झील बनाया था, स्वरूप दिया था नौसैनिक शक्ति का विस्तार करके। फिर संगम साहित्य के किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं है? तो संगम साहित्य में कदम्ब वंश का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा, ये वो मतलब इम्पोर्टेंट हो गया। कुरल मतलब धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल किस भाषा में है? कुरल तमिल भाषा में है। और कदम्ब की राजधानी वनवासी। ये आपका है कि कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन किया था, और कदम्ब जो है 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोकण में अपनी सत्ता बनाया था, कोकण और कर्नाटक में। अब देख लीजिए कि मतलब तमिल रामायणम, ये तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कौन है? तो कंबन जी हैं। तमिल मतलब रामायणम या रामावतारम के कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता कौन चोल राजा प्रदान किया था और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी बेटी को स्वतंत्र मतलब विवाह करवा दिया था? कुलोतुंग प्रथम। ये सब राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल ये सब जीता था न, तो फिर उसको स्वतंत्रता दे दिया ये कुलोतुंग प्रथम श्रीलंका को, और अपन पुत्री के से शादी करवा दिया था वहाँ के मतलब सिंहल से, सिंहल के राजकुमार से। चोल शासक दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। फिर तकोल्लम के युद्ध, तो ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था।
फिर अरिकमेडु एगो बंदरगाह है, इसका उल्लेख पोडू नाम से मतलब किया गया है। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक मतलब इसी ने मतलब अरिकमेडु बंदरगाह का उल्लेख किया है पोडू नाम से। आगे देखिए संगम साहित्य, हालांकि पुस्तक जो है न द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक नहीं पता चला है कौन है, लेकिन इसमें अरिकमेडु बंदरगाह को पोडू के नाम से उल्लेख किया गया है, ये कह रहा था। अब देखिए संगम साहित्य में वर्णित कनग्गी कौन है, तो ये तमिल महाकाव्य मणिमैखले के नायिका है। मणिमैखले जो मतलब था न मतलब उसके नायिका हीरोइन है कनग्गी। चेर राजा में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टवन, और नेदू जनरल का पुत्र था, ये नेदुन जनरल का पुत्र था। इस काल में विशेष घटना पत्नी पूजा यानी पत्नी या कनग्गी पूजा शुरू हुआ था, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा किया जाता था। अगर आप आदर्श या पवित्र पत्नी है तब पत्नी पूजा। सेनगुट्टवन प्रसिद्ध राजा था। अब यहाँ देखिए संगम युग में कौन हुआ जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ से संबंधित है। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से है, तो मणिमैखले जेकर लेखक सीधा सतनार थे। फिर दक्षिण भारत के पांड्य वंश था, 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था पांड्य वंश। तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तो तमिल व्याकरण और काव्य से है। तोलक्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ था, यानी तोलक्कापियम जो है वो तमिलों का प्राचीनतम ग्रंथ है। फिर पांड्य राजधानी की जीवन रेखा, तो ये वेंगी नदी को कहते हैं। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे, पंपा, पोन्न और रन। पंप, पोन्न, रन। संगम काल में चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल। महाभारत के सबसे पहले तमिल अनुवादक पेरुन देवनार है। महाभारत को जो तमिल में अनुवाद किए पेरुन देवनार। फिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था, शैव धर्म था। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना काल 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। संगम कालीन जो है प्रचलित शब्दावली, अब देखिए वरियम कहते थे न कि मतलब क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियम क्षेत्र में जितना उपज हुआ उस हिसाब से। और वरियार था वरियम वसूलने वाला अधिकारी, वरियर। और वरियम हो गया टैक्स। कराई टैक्स था भू राजस्व या लगान, जो उपज का 1/6 भाग था। ये राज्य की आय का मेन स्रोत कराई कर था संगम के। इराई सामंतों द्वारा लिया जाने वाला कर था, या युद्ध में लूटे हुए माल्य में राज्य का हिस्सा होता था इराई। फिर इरावू जबरन लिया जाने वाला उपहार है। उल्गू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर, राज्य की आय का दूसरा सबसे मेन स्रोत, ये उल्गू या संगम। फिर कड़मई या पाडुवुड्डू ये राजा को दिया जाने वाला शुल्क हो गया, कड़मई या पाडुवुड्डू संगम में। फिर मावो बेली ये भू माप इकाई है। कलम ये अनाज के तौल की इकाई कलम है। फिर संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को और मन ये तीनों शब्द प्रयुक्त हुआ था राजा के लिए। मुरुगन किस देवता के सामने रखते थे, तो मुरुगन स्कंद देवता के। इसका और नाम कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम था। फिर देखिए तमिल प्रदेश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मेरुदम कहते थे, मरुदम कहते थे। फिर संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय करिकाल को जाता है, यानी करिकाल जो है अपनी राजधानी उरैयूर से पुहार ले गया था। संगम कालीन में सबसे प्रचलित व्यवसाय तो ये वस्त्र उद्योग है, कपड़ा वाला उद्योग संगम काल में। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया, यवन कहा गया है। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन। फिर संगम युग में उरैयूर कपास और सूती कपड़ा के व्यापार के लिए विख्यात था उरैयूर। किस संगम युगीन शासक जो था वो पत्नी पालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिया था, करिकाल दिया था रुद्र कन्नार को। पत्नी पालय की रचना किया है, इसको 16 लाख स्वर्ण मुद्रा। फिर यही देखिए आगे कि परिपादल ये क्या है, तो ये वह संगम कालीन तमिल साहित्य है। परिपादल पुस्तक है जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन है। परिपादल में प्रहलाद के बारे में चर्चा है। फिर कौन सा पांड्य शासक समुद्र पूजा शुरू किया था, तो नेडियोन।
नेडियोन पांड्य वंश के था ना, ये समुद्र पूजा शुरुआत करवाया था। फिर देखिए राजेंद्र प्रथम ये गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और स्वयं को गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। अब ये देख लीजिए प्राचीन इतिहास में सबसे लास्ट पेज ये है, साहित्य और साहित्यकार। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पूरा देखने के बाद, कि ताकि और लोग भी देख सकें, जिसमें सब्सक्राइब कर सकें और व्यू भी आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो हिंदू विधि का एक प्रसिद्ध पुस्तक था दायभाग, उसके रचनाकार जीमूतवाहन। मेरुतंग द्वारा जो प्रबंध चिंतामणि है, इसको किन शासकों का वर्णन मिलता है प्रबंध चिंतामणि में? तो ये गुजरात के शासकों का प्रबंध चिंतामणि में मेरुतंग द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट तो ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल के जीवनी कथा रामचरित के रचयिता संध्याकर नंदी है। कलहन जो राजतरंग ने लिखा है, उसको जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया है। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा बार इसको अनुवादित किया गया है। संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, सोच लीजिए। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवार सुहेली के नाम से किया गया था। संस्कृत भाषा में है ये पंचतंत्र। आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि। चरक संहिता के मतलब चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई, दस कुमार चरितम के दंडी। फिर लीलावती के गणित के पुस्तक है लीलावती, इसके भास्कराचार्य हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, ये लक्ष्मण सेन सुशोभित है। जयदेव मतलब किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन में। मिलिंद पन्हो ये पाली ग्रंथ, मतलब पाली ग्रंथ, पाली भाषा। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली मतलब भाषा का है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन रचयिता हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनाक। फिर विश्वकोशीय ग्रंथ किसको कहते हैं? तो ये वृहत संहिता को कहते हैं। विश्वकोशीय ग्रंथ वृहत संहिता को। पृथ्वीराज रासो रहता न तो चंद्रबरदाई होता, विजय है इसलिए जयनाक हुआ है। और विश्वकोशीय ग्रंथ वृहत संहिता। सौंदरानंद तो ये अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति तो ये समाज व्यवस्था से है। भारत के प्रथम विधि निर्माता मनु को कहते हैं। मिलिंद पन्हो जिसमें राजा मिलिंद, जिसको मिनांडर कहते हैं, और बौद्ध भिक्षु था नागसेन। इन दोनों के संवाद हुआ था, इन दोनों के बीच बातचीत है इसमें मिलिंद पन्हो में। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास ये कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है। फिर आगे देखिए। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना हाल ने किया था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य। फिर यहाँ गुप्त काल की अब रचना देख लीजिए। जैसे कालिदास कौन कौन पुस्तक लिखा है? तो मालविकाग्निमित्रम के कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, मेघदूतम के कालिदास, ऋतु संहारम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, रघुवंशम कालिदास और विक्रमोवर्ष्यम कालिदास। विशाख दत्त का तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस तो हर कोई जानता है, देवी चंद्रगुप्तम भी है। दंडिन तो दस कुमार चरित के दंडिन और काव्य दर्शन के भी दंडिन। न्यायावतार के लेखक सिद्धसेन, इन नया है याद कर लीजिएगा, सिद्धसेन न्यायावतार के। स्वप्नवासवत्तम और चारुदत्तम ये दोनों के भास है, चारुदत्तम के भी। विष्णु शर्मा ये पंचतंत्र के है। आगे देखिए। चरक संहिता के चरक, ब्रह्मा सिद्धांत के आर्यभट्ट हैं, यानी ब्रह्मा सिद्धांत पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट। फिर विशुद्धि मग्ग के बुद्ध घोष हैं। योगाचार के लेखक असंग। उरुभंग के लेखक भास। भास ऊपर में भी था लगता है, हाँ भास देखिए यहाँ भी था। स्वप्नवासवत्तम और चारुदत्तम और उरुभंग के भी भास है। बुद्ध घोष ये विशुद्धि मग्ग के लेखक हैं। ब्रह्मा सिद्धांत के तो आर्यभट्ट जानते हैं। असंग योगाचार के याद रखिएगा, असंग है। और किरातार्जुनीयम के भारवी, अमरकोश के अमर सिंह, रावण वध के वत्स भट्टी, रावण वध की रचना वत्स भट्टी ने किया था। और चंद्र गोमिन चंद्रा व्याकरण,
चंद्र व्याकरण की रचना चंद्रागोमिनी ने किया है। और वृहत संहिता और पच सिद्धांतिका के वाराहमिहिर, आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट, अमृच कटिकम के शूद्रक। एरा में ई याद रखिएगा, रावण वध वत्स भट्टी ने लिखा है। और चंद्र व्याकरण के चंद्रगोमिन, ये दो गो। अब यहाँ देख लीजिए, लास्ट बिल्कुल सबसे खत्म हो गया ये टॉपिक, प्राचीन इतिहास। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। और शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समाकलीन ये थे, और उनके पुरोहित भी थे। कौन? पतंजलि। इसी के साथ आपका पूरा ये प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हुआ। अब अगला वीडियो आपको मध्यकालीन भारत मिल जाएगा, जो आगे मध्यकालीन भारत जो पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी तक अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो अब ख़त्म होने वाला है। तो चलिए, बिना डिस्टर्ब किए आपका ये पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।